हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ लिया था। इसके तीनों पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे, कीवर्ड्स, यूजेज और इसके कॉम्बिनेशंस। अब हम इसके बेसिक्स की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड है, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये यूज़ नहीं की जाती, आपको पता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ नहीं की जाती। ठीक है, तो डिड यूज़ नहीं की जाती तो वहाँ पे क्या यूज़ होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती, डिड यूज़ होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है ना। इसकी मैन वर्ब जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, लेकिन ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की जाती, इसलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब, यानी कि आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज की जाएगी तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। अफर्मेटिव के अलावा बाकी सभी सेंटेंस में डिड यूज की जाती है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH1 WH1 नेगेटिव। ठीक है, तो उसका डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पास्ट इंडेफिनिट से बनते हैं और एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बनते हैं उनके। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट नोट 1 में इसको लिख लेते हैं हम। कभी भी सेंटेंस में आपको, अगर सेंटेंस में इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, है ना, ये हमने इट इज को, इसको फुल में भी लिख सकते हैं, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, हो सकता है ये आ जाए इट इज टाइम, है ना, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इट्स का मतलब इट इज होता है। तो सेंटेंस में कभी भी अगर आपको इनमें से कोई सा भी एक मिले तो आपको क्या समझना है? इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इनमें से कोई भी एक मिले तो आपको समझ जाना है कि उस सेंटेंस में हमें उसके साथ क्या यूज करना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि क्या यूज करोगे? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में ऐसे, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम को लेकर, उसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। इट्स हाई टाइम वी शुड वर्क हार्ड। ऑलराइट, इट्स हाई टाइम वी शुड वर्क हार्ड। यहाँ पे आपने देखा इट्स हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम या इट्स टाइम में से कोई सा भी एक आ जाए, इट्स हाई टाइम आया तो हमने यहाँ पे क्या देखा? सॉरी, इट्स हाई टाइम वी वर्क हार्ड। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। इट्स टाइम यू ज्वाइंट द इंडियन आर्मी। इट्स टाइम यू ज्वाइंट द इंडियन आर्मी। ठीक है, इट्स टाइम यहाँ पे आया तो यहाँ पे आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया, यानी कि ये वाला टेंस आपने कौन सा बना दिया? पास्ट के इंडेफिनिट का। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इनमें से कोई सा भी एक वर्ड आए तो उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट यूज, इनमें से कोई सा भी इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम को लेके आए तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है उसके बाद। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई? इसको राइट डाउन करते जाना। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, कई बार एग्जामिनर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देता है कि इन्हीं
इनमें से किसी एक को आपके सामने दे देगा एग्जांपल्स में या क्वेश्चंस में आपको दे देगा, और उसके साथ वहां पे लेकिन टेंस पास्ट इंडेफिनिट यूज नहीं होगा, तो वो कंडीशन क्या होगी? जब वहां पास्ट इंडेफिनिट यूज नहीं होगा तो वो कंडीशन क्या होगी, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यदि इनमें से कोई भी एक आए और इसके बाद टू आता हो, क्या आता हो? टू प्रपोजिशन आता हो या टू आता हो, और टू के बाद वर्ब आएगी, तो हमेशा वर्ब कौन सी आती है? टू के बाद कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद इंग्लिश ग्रामर का नियम है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने बताया टू प्रपोजिशन है, ठीक है ना। तो इंग्लिश ग्रामर का एक नियम ये भी कहता है कि कोई भी प्रपोजिशन है, आपकी कोई सी भी प्रपोजिशन हो सकती है, ठीक है। अगर किसी भी प्रपोजिशन के बाद डायरेक्ट बाद, इसके जस्ट बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि आईएनजी फॉर्म आएगी। ध्यान रहेगा ये बात। कोई भी प्रपोजिशन हो सकती है आपकी, ऑन, अपॉन, बाय, विद, कोई भी प्रपोजिशन हो सकती है, ठीक है ना। टू भी एक प्रपोजिशन है। तो ग्रामर का नियम एक क्या कहता है? कोई भी प्रपोजिशन हो, उसके अगर जस्ट बाद वर्ब आती हो, वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। कौन सी फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर टू भी तो प्रपोजिशन है, टू प्रपोजिशन के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब हम वर्ब्स पढ़ेंगे, वर्ब्स में फाइनेटिव नॉन फाइनेटिव्स पढ़ेंगे, तो उसमें इन्फिनेटिव टॉपिक पढ़ेंगे हम। तो इन्फिनेटिव जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि टू के जस्ट बाद वर्ब जो आती है फर्स्ट फॉर्म में, ये इन्फिनेटिव्स होती हैं। इसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव क्या होती है ये हम वर्ब्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनाती है? इन्फिनेटिव बनाती है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, प्रपोजिशन के बाद वही आता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म जस्ट बाद। लेकिन टू जो है उसको हम एज ए प्रपोजिशन नहीं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलके इन्फिनेटिव बनाते हैं, तो इसका केस अलग हो जाता है, ठीक है। सिर्फ टू को अलग केस में पढ़ते हैं, बाकी सारे प्रपोजिशन के बाद वही आता है जो ग्रामर कहता है, ठीक है ना। अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपको कंफ्यूज कैसे करेगा। इनमें से कोई सा भी एक सेंटेंस में लगा के आपको दे देगा, और आपको फिर वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना होगा, बिकॉज वहां पे आने वाली जो वर्ब है वो टू के बाद आएगी, और टू के बाद ग्रामर का नियम है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। इट इज हाई टाइम टू गो होम। इट इज हाई टाइम टू गो होम, ठीक है। अब यहाँ पे इट इज हाई टाइम लगाया तो बच्चों के दिमाग में एक बात रटी रहती है कि सर ने हमें बताया था इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। जब भी आए तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। लेकिन आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि अब यहाँ जो वर्ब आई है गो, ठीक है, इस गो से पहले क्या आया? टू। तो टू के जस्ट बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप यहाँ पे वेंट या गोइंग या कुछ और वर्ब नहीं लगा सकते, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। इट इज अबाउट टाइम टू वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम, ठीक है ना। इट इज अबाउट टाइम टू वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम। अब यहाँ पे टू आया, सेम कंडीशन, टू के बाद हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम को देखकर आप आंख नीच कर पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर कंडीशन ये हो जाती है कि बीच में आ जाता है टू और टू के बाद आती है, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि इन्फिनेटिव बनाता है। तो यहाँ पे टू दे रखा है, तो आपको ये नहीं सिर्फ इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम को नहीं देखना, यहाँ पे ये भी देखना है कि टू के बाद आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अगर ये टू नहीं होता, फिर आपका कोई क्लोज होता यहाँ पे दिया हुआ, तो आपको उसे पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? इसको राइट डाउन करते चलिए, साथ साथ आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट आपका कंप्लीट होता, आगे चलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट
कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कॉन्टिन्यूस वर्ड आ रहा है, इसका मतलब एक्शन इन प्रोग्रेस इन पास्ट, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसके यूजेस। एक्शन इन प्रोग्रेस इन पास्ट, पास्ट में किसी भी एक्शन का प्रोग्रेस में रहना दर्शाता है। बस एक ही यूज है इसका। इसके कीवर्ड्स हम देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नाउ था, तो इसमें क्या आ जाएगा, देन। THEN देन होता है कंपैरिजन के लिए यूज में किया जाता है। किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। लेकिन यहाँ पे हम समय के लिए, तब के लिए बात कर रहे हैं, तो देन का यूज होगा, ठीक है। देन यूज होगा। दिस टाइम यूज किया जाता है वर्तमान में प्रोग्रेस के लिए। दैट टाइम यूज करेंगे हम जो पास्ट में प्रोग्रेस को दर्शाएगा। दैट टाइम और दैट मोमेंट भी कह सकते हैं हम, ठीक है। उसमें दीज डेज था, इसमें दोज डेज आ जाएगा। इस टाइप से इसके कीवर्ड्स होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस के। देन हो गया, दैट टाइम हो गया, दैट मोमेंट, दोज डेज, इस टाइप से इसके कीवर्ड। ऑलराइट, अब हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किन किन टेंस के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। इसका पहला जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट के साथ। किस टेंस के साथ होता है, पास्ट के इंडेफिनिट के साथ। मैंने आपको बता दिया था जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था कि पास्ट के इंडेफिनिट के साथ कैसे कॉम्बिनेशन बनाता है ये, व्हेन और व्हाइल लगाकर कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है। इसका जो दूसरा कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पास्ट के ही खुद के, पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि खुद के साथ, पास्ट के कॉन्टिन्यूस के साथ, यानी कि दोनों तरफ सेम एक्शन दर्शाए जाते हैं। किन से, एंड या बट से, ठीक है। दो ही कॉम्बिनेशन है इसके। यूज इसका एक ही है, एक्शन इन प्रोग्रेस इन पास्ट, पास्ट में किसी कार्य का जारी रहना। कीवर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। कॉम्बिनेशन इसके दो ही है। पास्ट इंडेफिनिट के साथ कॉम्बिनेशन, मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी थी कि व्हेन जब आएगा तो व्हेन के साथ वाली जो क्लोज होगी वो होगी पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और दूसरी वाली जो क्लोज होगी वो कौन सी होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन कंडीशन जब हम बात करते हैं किसकी, वाइल की, जब हम वाइल की बात करते हैं तो वाइल के साथ जस्ट साथ में जो क्लोज है वो आएगी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। और दूसरी वाली जो क्लोज होगी वो किस में होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। तो वाइल और व्हेन में थोड़ा सा फर्क यही है, आपको ध्यान रखना है ये फर्क, ठीक है। यहां तक क्लियर। इसको राइट डाउन करते चलिए साथ साथ में। मैं रेज कर देता हूं। इसके बेसिक्स आपको पता ही होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आता है। अब वाज वर में पर्सन का रोल नहीं होता, सभी सिंगुलर, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज आता है, चाहे वो आई हो, फर्स्ट पर्सन का हो, चाहे वो सेकंड पर्सन का हो, चाहे वो थर्ड पर्सन का हो। सेकंड पर्सन को तो हम हमेशा प्लूरल मान के चलते हैं, तो उसके तो रोल ही खत्म है। फर्स्ट पर्सन का आई है और सेकंड पर्सन के ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम, उन सब के साथ क्या आता है, वाज, ठीक है ना। आई, ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, उन सब के साथ क्या आता है, वाज। अब जब हम बात करते हैं वर की, तो विद ऑल प्लूरल सब्जेक्ट, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, विद ऑल प्लूरल सब्जेक्ट, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन का हो, चाहे वो सेकंड पर्सन का हो, चाहे वो थर्ड पर्सन का हो, ठीक है ना। चाहे कोई भी प्लूरल नेम हो, सब्जेक्ट आपका प्लूरल होना चाहिए, उन सब के साथ वर आएगा। अब हम बात करते हैं जो इसके साथ मेन वर्ब आती है, वो फोर्थ फॉर्म आती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको हम फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको आपको पता है। इसके एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखता हूँ। Your elder brother
was playing cards when you ठीक है। जैसे फिलहाल मैं आपसे कहा कि आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए आपको करना है व्हेन यू कॉल, बी you were calling, C called, D had called। ठीक है। अब जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि आपको वैन या वाइल हो तो एक तरफ जो क्लोज होगी किस टेंस में होगी, वैन है तो वैन के साथ दो क्लोजेस जुड़ी हैं, तो एक क्लोज आपके पास कॉन्टिन्यूस में हो जाएगी, एक क्लोज आपके पास इंडेफिनिट में हो जाएगी। पहली जो क्लोज है वैन के साथ हमेशा, मैंने आपको बताया था वाइल के साथ कौन सी क्लोज आती है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की। लेकिन जब हम बात करते हैं वैन की तो वैन के साथ कौन सी आती है, पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है। तो यहाँ पे जो होना चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था, क्योंकि इधर क्या दे रखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस दे रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आएगी इसमें से, ऑप्शन में से कॉल्ड। तो जो भी कॉल्ड है वो आपका आंसर है। तो आंसर सी में, ऑप्शन सी में आपका आंसर है। ऑलराइट, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। राधा एंड his sister ठीक है। आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, राधा एंड सिस्टर एंड हिज सिस्टर दैट मोमेंट। आपको पता है दैट मोमेंट जो है कीवर्ड किस टेंस का है, पास्ट के कॉन्टिन्यूस का है। तो ये जो सेंटेंस है पास्ट के कॉन्टिन्यूस का हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राधा एंड हिज सिस्टर, सब्जेक्ट दो हैं इसमें, एंड से दो सब्जेक्ट, दो नाउन जुड़े हुए हैं, तो एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आनी चाहिए, वर। अगर मैं आपको यहाँ ऑप्शन दे दूं, आर टॉकिंग, इज टॉकिंग, was talking, were talking, तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल से एग्जांपल्स हैं, छोटा बच्चा भी इनको बता सकता है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक से है। राधा एंड हिज सिस्टर दैट मोमेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूस का कीवर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज वर में से कोई एक। अब यहाँ सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी वर, और जो वर्ब दे रखी है वो टॉक वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब वर आ जाएगा। तो टॉक की कौन सी फोर्थ फॉर्म आएगी, वर टॉकिंग। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर टॉकिंग। राधा एंड सिस्टर वर टॉकिंग दैट मोमेंट, दैट मोमेंट कीवर्ड दे रखा है इसलिए आपने पहचान लिया, इससे पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट डाउन करते चलना। ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं पास्ट का परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का हम फर्स्ट यूजेस का बात करते हैं। इसका यूज होता है एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीटेड हो, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, पास्ट में जो कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। इसके कीवर्ड्स की हम बात करते हैं। कीवर्ड्स इसके कुछ खास है नहीं, सो फार कीवर्ड यूज किया जाएगा, टिल देन भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। इसके साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो हमें याद रखनी है कि कैसे हमें पहचानना पड़ता है कि हमेशा पास्ट जो परफेक्ट आता है जनरली वो पास्ट इंडेफिनिट से जुड़ा होता है, बिफोर, व्हेन या आफ्टर लग के, बिफोर, व्हेन या आफ्टर लगा कर, ठीक है, वो जुड़ा होगा पास्ट के इंडेफिनिट से। पास्ट परफेक्ट जो है बिफोर, व्हेन या आफ्टर लगाकर किससे जुड़ा होगा, पास्ट के इंडेफिनिट से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मेन पहचान अब इसकी यही होती है, पहचान का मतलब आपको सेंटेंस का टेंस पहचानना है, तो हमें पहचान ही चाहिए जिससे हमें अगर सेंटेंस का टेंस पता लग जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें पहचान वो तो है नहीं कि चुका है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, इन चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता।
थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं इसका कॉम्बिनेशन। इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? एक ही कॉम्बिनेशन होता है इसका, यही कॉम्बिनेशन होता है इसका। पास्ट के परफेक्ट का पास्ट के इंडेफिनिट के साथ कॉम्बिनेशन होता है। पास्ट के इंडेफिनिट के साथ इसका कॉम्बिनेशन दो तरीके से होता है। एक तरीका तो हमने ये आपको बता दिया, क्या? बिफोर, व्हेन या आफ्टर, इनके साथ दोनों क्लोजेस जुड़ी होंगी। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, बाय द टाइम। दूसरा तरीका होता है बाय द टाइम, ठीक है। तो बाय द टाइम है, इसके साथ भी दोनों सेंटेंस, दोनों क्लोजेस जुड़ी होती हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की। एग्जांपल्स हम इसका लेके चलते हैं। तीनों चीजें मैंने आपको बताई, इसके यूजेस एक ही यूज होता है, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट। इसके कीवर्ड्स मैंने आपको लिखा दिए हैं, ये पहचान होती है इसकी, सो फार, टिल देन टाइप से कुछ कीवर्ड लगे हों, या परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट बिफोर, व्हेन या आफ्टर लग के जुड़े हों। इसका कॉम्बिनेशन एक ही होता है पास्ट इंडेफिनिट के साथ, या तो बिफोर, व्हेन या आफ्टर लगाकर, या उसके साथ बाय द टाइम लगाकर, ठीक है। इसके जो बेसिक्स होते हैं वो भी आपको पता है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड, सभी सिंगुलर प्लस प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ आती है, विद ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आती है। हैड के लिए हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मैन वर्ब है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मैन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। इसको आप राइट डाउन करते चलिएगा नोटबुक में, इरेज कर देता हूं मैं इसको। अब आपको इसके एग्जांपल्स बताता हूं मैं। They had finished their project work before college started. All right, सेंटेंस लिखा हमने, they had finished their project work before college started, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए बिफोर लग रहा है, यहाँ पे वही चीज़ लागू होती है। मैंने आपको बता दिया था कि जब भी बिफोर या वैन लगेंगे तो बिफोर या वैन के साथ वाली क्लोज आपकी पास्ट इंडेफिनिट में होगी, और जो दूसरी वाली जो क्लोज है वो पास्ट के परफेक्ट में होगी, है ना। ये कंडीशन होती है बिफोर या वैन की। लेकिन जब हम आफ्टर की बात करते हैं, ये मैंने आपको पास्ट के इंडेफिनिट में भी बता दिया था, जब हम आफ्टर की बात करते हैं तो आफ्टर के जस्ट साथ वाली जो क्लोज है वो पास्ट के परफेक्ट में होगी। किस में होगी? पास्ट के परफेक्ट में। और दूसरी वाली जो क्लोज होगी वो किस में होगी? पास्ट के इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट जब टेंस मैंने आपको पढ़ाया था इससे पिछले वाले वीडियो में, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं, वहां पे भी सेम चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। दे हैड फिनिश्ड, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, दे हैड फिनिश्ड, यानी कि ये वाला जो क्लोज है आपका किस टेंस का हो गया? पास्ट के परफेक्ट का। और जो आपका बिफोर लग के बिफोर के साथ वाला जो क्लोज है ये किस टेंस में हो गया? स्टार्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट के इंडेफिनिट का, ठीक है ना। तो आपसे एग्जामिनर या तो यहाँ पर वर्ब पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ और लिख देगा वो, या वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लिख देगा यहाँ पर फिनिश्ड, है ना। और आपसे पूछेगा अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करो, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देगा, हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड दे देगा, हैज फिनिश्ड दे देगा, विल हैव फिनिश्ड दे देगा, ठीक है, या फिर वो फिनिशेस या फिनिश दे देगा, कोई भी ऑप्शन दे देगा। तो आपको करना वो है जो ऑप्शन आपका हैड फिनिश्ड हो, क्योंकि यहाँ पे बिफोर या व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट जुड़ रहा है, तो इधर उसके साथ पास्ट परफेक्ट का होना जरूरी है। या फिर हम कहें इधर पास्ट इंडेफिनिट है, एग्जामिनर हो सकता है आपको इस वर्ब की करेक्ट फॉर्म पूछ ले, इस वर्ब का ऑप्शन पूछ ले, ठीक है, इसको गलत कर दे, एरर पार्ट में पूछ ले, या इसको गलत कर दे, या फिलअप्स में पूछ ले, या अंडरलाइन इंप्रूवमेंट, किसी भी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि इस वाली क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट का आना जरूरी है, और उसके साथ वाली क्लोज में पास्ट के परफेक्ट का आना जरूरी है। चाहे आपसे आंसर इधर का पूछे चाहे आपसे उधर का पूछे, एरर में अगर आपको ग्रामेटिकल एरर इधर कर दे या फिर उधर कर दे,
आपको ध्यान यही चीज रखनी है, ठीक है ना। तो इसमें आपका हैड फिनिश्ड आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि दूसरा जो कॉम्बिनेशन ये पास्ट इंडेफिनिट के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, तो दूसरे तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। बाय द टाइम, तो बाय द टाइम जब लगा हो, बाय द टाइम के साथ वाली जो क्लोज होगी तो वो होगी पास्ट के इंडेफिनिट में। ये चीज आपको क्लियर रखना है। बाय द टाइम के साथ वाली क्लोज कौन सी होगी? पास्ट के इंडेफिनिट में, और बराबर में जो इसके साथ में दूसरी क्लोज लिखी होगी, यानी कि बाय द टाइम के जस्ट बाद में जो क्लोज आएगी वो पास्ट इंडेफिनिट में, और उसी सेंटेंस में दूसरी वाली क्लोज कौन से टेंस की हो जाएगी? पास्ट के परफेक्ट की। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। पास्ट के इंडेफिनिट में और पास्ट के परफेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। बाय द टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा और दूसरी जो क्लोज होगी वो पास्ट के परफेक्ट में आएगी, ठीक है। अब यहाँ चीज, कई बच्चों को तो ये चीज याद रहती है, कुछ को ये पता ही नहीं है। जिनको नहीं पता उनको पता लग जाता है, और जिनको पता है उनको सिर्फ इतना ही पता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। बाय द टाइम we reached the station, the train had departed, या left, ठीक है। ट्रेन के जाने, ट्रेन या किसी भी व्हीकल के जाने को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उनके लिए डिपार्चर वर्ड यूज करते हैं, और आने के लिए अराइवल वर्ड यूज करते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, अराइवल नाउन है, अराइव वर्ब है ना। डिपार्चर, डिपार्ट, डिपार्चर्ड, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेफ्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? बाय द टाइम जहां पे आया है तो उसके साथ जस्ट साथ वाली जो क्लोज है वो किस टेंस में है? वो आपकी सेकंड फॉर्म, यानी कि ये किस में है? पास्ट के इंडेफिनिट में। और दूसरी वाली जो क्लोज है सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब, ये वो आपकी थर्ड फॉर्म, ये आपकी किस में हो जाएगी? पास्ट के परफेक्ट में। आप लेफ्ट भी लिख सकते हैं, किस में हो जाएगी? पास्ट के परफेक्ट में। आपने देख लिया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट का परफेक्ट। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। बाय द टाइम के साथ, बाय द टाइम के जस्ट साथ में पास्ट इंडेफिनिट जुड़ा होता है, दूसरी वाली क्लोज पास्ट के परफेक्ट में होती है। अब यहाँ आपको एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज ये करता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है भी। ग्रामर एक चीज और आपसे कहती है कि आपको वो भी ध्यान रखना है कि यदि बाय द टाइम के साथ, यदि बाय द टाइम के साथ में पास्ट इंडेफिनिट की जगह पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट की जगह पर कौन सा टेंस हो? प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो। बाय द टाइम, बाय द टाइम यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, उसकी जगह पर प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिया गया, तो उसके साथ में जो क्लोज आएगी दूसरी वाली क्लोज, उसका टेंस कौन सा होगा? बच्चे सोच रहे हैं पास्ट परफेक्ट होगा, नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा? बहुत से बच्चे माइंड लगाते हैं यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो ये इंडेफिनिट तो इसी पास्ट का परफेक्ट में चला जाएगा, यहाँ प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो इसी प्रेजेंट के परफेक्ट में चला जाएगा, यानी कि किस में चला जाएगा? प्रेजेंट के परफेक्ट में, है ना। ये भी नहीं होगा, आपके दोनों ऑप्शन गलत होते हैं अगर आपने दोनों माइंड में बिठा रखे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट का इंडेफिनिट दे रखा है तो उसके साथ वाली जो क्लोज होगी वो फ्यूचर के किस में होगी? परफेक्ट में होगी, फ्यूचर टेंस के परफेक्ट में होगी, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस के परफेक्ट में होगी। फ्यूचर टेंस का परफेक्ट मतलब क्या क्या होता है? शैल या विल में से कोई एक प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो होता है फ्यूचर टेंस का परफेक्ट। शैल विल में से कोई एक प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि वो यहां पर रीच्ड की जगह पर रीच कर दे तो आपका सेंटेंस बदल जाएगा। तो उसने बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया तो क्या हो जाएगा वहां पे? फिर द ट्रेन विल हैव डिपार्चर्ड, क्या हो जाएगा? द ट्रेन विल हैव डिपार्चर्ड। तो अगर उसने यहाँ पे रीच्ड की जगह पर रीच कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है रीच, वी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द ट्रेन विल हैव
डिपार्चर्ड या विल हैव लेफ्ट, है ना। बारीकी से कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना है बाय द टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट जुड़ा है तो दूसरी वाली जो क्लोज होगी वो पास्ट के परफेक्ट में होगी, लेकिन बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ा है तो इसके साथ वाली जो दूसरी क्लोज होगी वो फ्यूचर के परफेक्ट में होगी। एग्जाम्पल इसका, अनदर एग्जाम्पल, इसको भी आप लिख सकते हैं चेंज करके, मैंने आपको बताया। अनदर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं इसमें दूसरा। बाय द टाइम we reach theater the show will have started। by the time we reach theater, by the time आपका आ गया, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा आपका द शो विल हैव स्टार्टेड, वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म शैल हैव विल हैव, तो ये आपका फ्यूचर के परफेक्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? फ्यूचर के परफेक्ट में। तो यहां आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको आप राइट डाउन करिए। मैं इसको पूरा ही कर रहा हूं, है ना। मैं इरेज कर देता हूं। पास्ट का जो नेक्स्ट है उसकी हम बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको पूरा ही कर लेते हैं हम, पास्ट पूरा हो जाएगा आज। यूजेज की हम बात करते हैं। एक ही यूज होता है इसका, एक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम या एक्शन स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये किसको दर्शाता है? कार्य का स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट एंड स्टिल इन प्रोग्रेस इन पास्ट। पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से एक्शन का शुरू होकर पास्ट में ही जारी रहना। पॉइंट ऑफ टाइम का मैंने आपको बार बार जिक्र कर दिया, इट मे बी डेफिनेट, इट मे बी इंडेफिनेट। अगर ये डेफिनेट होता है तो इसके साथ सिंस का यूज होता है, और अगर ये इंडेफिनेट होता है तो इसके साथ फॉर का यूज होता है। तो यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके हम कीवर्ड्स की बात करते हैं तो इसका स्पेशल कीवर्ड्स तो कुछ है नहीं, आपको पहचान सिर्फ एक ही होगी इसकी कि पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसकी एक ही पहचान है कि सिंस फोर प्लस टाइम, सिंस फोर प्लस टाइम आएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है सिंस फोर प्लस टाइम तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आ रहा था और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आएगा। तो इसमें अलग क्या होगा? इसमें सिंस फोर प्लस टाइम तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि पास्ट का इंडेफिनेट टेंस या फिर कोई पास्ट टाइम जुड़ा होगा, या तो पास्ट टाइम जुड़ा होगा या पास्ट का इंडेफिनिट टेंस जुड़ा होगा। यही इसकी पहचान है जिससे हमें पता चलता है, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होता, बस एक ही बात है, पास्ट इंडेफिनिट इससे जुड़ा होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन बस इससे पास्ट इंडेफिनिट जुड़ा होता है। पास्ट इंडेफिनिट के साथ में पास्ट टाइम भी हो सकता है, बात वही होती है पास्ट टाइम, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका यूज एक ही है, एक्शन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्टिल इन प्रोग्रेस। पास्ट में स्टार्ट होता है, पास्ट में ही प्रोग्रेस में रहता है। और पास्ट इसका पहचान यह है, कीवर्ड्स स्पेशल कुछ है नहीं कि पास्ट परफेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम दिया होगा, साथ में इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट टाइम जुड़ा होगा। कॉम्बिनेशन इसका पास्ट इंडेफिनिट के साथ है या पास्ट टाइम के साथ है, ठीक है ना। वही बिफोर या व्हेन लग के पास्ट इंडेफिनिट के साथ कैसे जुड़ता है? बिफोर या व्हेन लग के, ठीक है ना। इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं आगे चलता हूँ, इसको थोड़ा सा करते चलें, आप इसको साथ साथ में लिखते चलें फेयर नोटबुक में जिसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। इसके बेसिक्स तो आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब इसकी हैड बीन होती है,
जैसे कि हैड सभी सब्जेक्ट के साथ आ रहा था, ऐसी हैड बीन भी सभी सब्जेक्ट के साथ आए, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, ठीक है ना, चाहे सिंगुलर नेम हो चाहे प्लूरल नेम, सभी के साथ हैड बीन आएगा। और मैन वर्ब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह लीजिए, चाहे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह लीजिए, चाहे वर्ब की आईएनजी फॉर्म कह लीजिए। हम इसका एग्जांपल आपको बताते हैं। The Britishers had been ruling on India for last few centuries before 1947। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा द ब्रिटिशर्स हैड बीन रूलिंग ऑन इंडिया फॉर लास्ट फ्यू सेंचुरीज बिफोर 1947। द ब्रिटिशर्स सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रूलिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म है, ऑन इंडिया फोर, सिंस फोर आ गया, उसके साथ लास्ट फ्यू ईयर्स टाइम आ गया, सिंस फोर प्लस टाइम, लास्ट फ्यू सेंचुरीज, ठीक है ना, और बिफोर लग के यहाँ पे क्या आ गया 1947 क्या है, पास्ट टाइम, यानी कि पास्ट का समय। अभी क्या चल रहा है 2020, तो 1947 तो पास्ट ही हुआ ना, पास्ट टाइम। तो आपको इसी तरह से ध्यान रखना है, यहाँ पे पास्ट टाइम भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी दिया गया हो सकता है। एग्जामिनर आपसे किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है क्लियर करके, ठीक है ना। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता तो इसमें बिफोर और पास्ट टाइम दिया हुआ नहीं होता, सेंटेंस वहीं तक ही होता, तो हमें ये क्लियर हो जाता कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। खैर ये तो अर्थ से भी पता चल रहा है ब्रिटिशर्स ने रूल कब किया था। अगर कोई कॉमन सेंटेंस होता जिससे हम अर्थ से नहीं पहचान सकते थे तो वहाँ पे हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही मानते, क्योंकि वहाँ पे बिफोर के साथ पास्ट टाइम या पास्ट इंडेफिनिट नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है ना। ये मत सोचना यहाँ पे लास्ट वर्ड आ गया, वो लास्ट फ्यू सिंस फोर के साथ लास्ट फ्यू डेज, लास्ट फ्यू मंथ्स, लास्ट फ्यू वीक्स तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, माय फादर हैड बीन टीचिंग English subject for last few years before he left the teaching occupation। ठीक है, मेरे पिताजी जब से उन्होंने टीचिंग ऑक्यूपेशन छोड़ा है, टीचिंग का व्यवसाय छोड़ा है, उससे पहले पिछले कुछ सालों से इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। माय फादर हैड बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म हो गई, ठीक है ना। इंग्लिश सब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम हो गया, सिंस फोर हो गया प्लस टाइम हो गया, बिफोर हो गया, बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट जुड़ गया, बिफोर ही लेफ्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट, लेफ्ट द टीचिंग ऑक्यूपेशन, यानी कि ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रहा है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है, और सारी चीज़ें मैंने इसकी इंपॉर्टेंट जो भी बनती हैं मैंने आपको बता दी हैं कि आप इनको, बाकी आप फेयर नोटबुक में इनको नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ में उतारते चलिए, ठीक है। पास्ट टेंस आपका आज कंप्लीट होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते चलिए आगे आगे। जो भी प्रेजेंट पूरा हो गया, पास्ट पूरा हो गया, बचा फ्यूचर है, तो फ्यूचर को भी हम 1 या 2 क्लास में कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद आपको टेंस से संबंधित कहीं भी किसी भी बुक्स में एक्सरसाइज मिले आप सॉल्व करिए,
सॉल्व ना हो तो फिर हमसे आप पूछे, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।